नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज फिर मैं 2-3 दिन बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और मेरी एक दिन की अनुपस्थिति भी हमारे सुधी श्रोताओं को तुरंत पता लग जाती है और वो अपने कमेंट जरूर करते हैं। हालांकि मैंने ये कहा था कि मैं अगले 10 दिन तक यहाँ रहूँगा, लेकिन मैंने आपको इसीलिए सूचित कर दिया था कि हमारी एक्सप्रेसवे का मतलब मैं जिसमें तैनात हूँ, यूपीडा की एक महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे पर एक एयर एक्सरसाइज एयरफोर्स द्वारा की जानी थी। उसी सिलसिले में मैं 3-4 दिन बाहर रहा और आपके बीच नहीं आ पाया। मैं फिर से वापस आ गया हूँ और कल आपके बीच नहीं आ पाया था, लेकिन फिर भी चैत्र नवरात्र का शुभारंभ कल हुआ है। हिंदू कैलेंडर के नए साल का कल शुभारंभ हुआ है। सभी हिंदू धर्मावलंबियों को, सनातन के सभी मानने वालों को, किस्सा गोई के हमारे सुधी श्रोताओं को, सबको चैत्र नवरात्र के आरंभ होने पर ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व ऐसा है, बहुत से लोग इसका व्रत 9 दिन के लिए रखते हैं और इसलिए बहुत ही शुभ माना गया है। आज ही चांद रात थी और कल थी चांद रात, और ये तय हुआ यहाँ उत्तर प्रदेश में कि 11 तारीख को ईद मनाई जाएगी। ईद के दिन मैं ज़रूर आपके सामने रहूँगा और ईद की शुभकामनाएं आपको दूंगा। आज का वाकया थोड़ा पुराना है, लेकिन उसका रिजल्ट बिल्कुल नया है, बिल्कुल हालिया है, हाल फिलहाल का है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है कोटा और कोटा का विज्ञान नगर थाना। ये वही थाना है जहां से वो एक लड़की माँ बाप को बेवकूफ़ बना के और अपने अपहरण की साजिश करके और उसने बाप से अपने पिता से 30 लाख रुपए वसूलने की कोशिश की थी, जबकि न वो कोटा में पढ़ती थी न वो कोटा में रहती थी। बहरहाल उस समय मैंने शायद गलती से लिख दिया होगा विज्ञानपुरी थाना, बोल दिया होगा विज्ञानपुरी थाना। कई लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन ये विज्ञान नगर थाना ही था और आज का वाकया भी विज्ञान नगर थाने से ही रिलेटेड है। बात 24 मई 2019 की। विज्ञान नगर थाने के वार्ड नंबर 17 की पार्षद रेखा लाखरा के पति सुरेश लाखरा को सुबह कोई 9:30 बजे के आसपास उन्हीं के वार्ड के रहने वाले उनके समर्थक बब्बन ने फ़ोन किया। सुरेश लाखरा ने फ़ोन उठाया। उधर से फ़ोन आया कि भैया मैं बब्बन बोल रहा हूँ और हमारी घर की दीवार से सटे हुए एक तार से लिपटे हुए बोरे में एक लाश पड़ी हुई है। आप पुलिस को बता दें और पुलिस को भेजें ताकि ये पता लगे कि घटना क्या है। सुरेश घर से निकलने को तैयार ही थे। वो सीधे मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचते ही देखा उन्होंने काफ़ी भीड़ वहाँ लगी हुई थी। स्पष्ट लग रहा था कि भीतर कोई ह्यूमन बॉडी है, कोई लाश है। बोरी ऊपर तारों से बंधी हुई थी। सुरेश जी ने अपने वार्ड के ही सफाई कर्मचारी राजू वाल्मीकि की मदद से उस बोरी को खुलवाया। बोरी में महिला की एक अर्धनग्न लाश निकली और उसका पेट ऐसा लगता है कि चीरा हुआ था या फाड़ा हुआ था और उसे तार से सिला गया था। ये देखकर थोड़ा सा अटपटा भी लगा। पुलिस भी आ गई और पुलिस ने सबसे पहले महिला की पहचान के लिए वही जो स्टैंडर्ड एसओपी है कि आसपास के थानों में या जिले में कहीं इस हुलिया की महिला की गुमशुदगी अगर लिखी हुई हो तो उसका पता किया जाए। बहरहाल अनंतपुरा थाना क्षेत्र में मजदूरी करने वाली एक महिला के पति ने उसकी गुमशुदगी लिखवाई थी। पुलिस ने परिजनों को फौरन थाने पर बुलवा लिया। उन्होंने लाश की बराबर शिनाख्त कर ली और ये बता दिया कि कट्टे में यानी बोरी में मिली हुई लाश अनंतपुरा से गायब हुई मजदूरी करने वाली महिला की ही थी। महिला के पति ने पुलिस को बताया कि साहब हमें शादी के 15-16 साल हो गए हैं। रोजाना सुबह
हम दोनों लोग एक साथ निकलते हैं मजदूरी के लिए। और 21 मई की सुबह 24 को लाश मिली है। उसने बताया कि 21 मई की सुबह भी दोनों लोग एक साथ ही कोटा के गोबड़िया चौराहे पर काम की तलाश में इकट्ठा हुए थे। हर बड़े शहर में, हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में सवेरे सवेरे कोई न कोई एक लेबर चौराहे पे लोग इकट्ठा होते हैं। लखनऊ में भी लेबर चौराहा ही कहा जाता है। सवेरे वहाँ बड़ी भीड़ होती है। जो दैनिक यानी दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, छोटे छोटे काम के लिए लोग अपने यहाँ मजदूर ले जाते हैं यहाँ से, अपने किचन गार्डन की गुड़ाई के लिए, उसमें सब्जी लगाने के लिए, छोटी मोटी पुताई के लिए, छोटे मोटे रिपेयर के लिए दैनिक मजदूर ऐसे ही लेबर चौराहे से लिए जाते हैं। पति ने ये बताया कि साहब उस दिन भी हम लोग पहुँचे और मुझे तो काम मिल गया, मैं जिसका काम करना था उसके साथ चला गया। पत्नी को उस समय तक काम नहीं मिला था। मैंने पत्नी से कहा कि काम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो तुम घर चली जाना, हम शाम को आकर बात करेंगे। पति ने कहा साहब जब हम शाम को पहुंचे तो पत्नी वहां नहीं थी। 1-1.5 घंटे इंतज़ार किया कि हो सकता है कहीं दूर का काम मिला हो और फिर वो थोड़ी देर में आ जाएगी। लेकिन जब रात तक उसका कोई पता नहीं लगा तो अपने थाने यानी अनंतपुरा में जाकर मैंने उस अपनी पत्नी की गुमशुदगी लिखवा ली। पुलिस वालों ने उसकी फ़ोटो, हुलिया, कपड़े, जो चीज़ें पूछी वो हमने दे दी। हमारे पास मोबाइल में एक फ़ोटोग्राफ भी थी, वो भी मैंने पुलिस को उपलब्ध करा दी। लेकिन पुलिस परेशान थी कि आखिर ये हुआ कैसे। वो लेबर चौराहे से अगर निकली तो फिर कहाँ पहुंची और फिर उसके बाद से ये उसकी हत्या हुई, हत्या के बाद बोरी यहाँ कैसे पहुंची। बहरहाल इस जद्दोजहद में पुलिस को पहला क्लू मिला, वो भी सीसीटीवी फुटेज से। उसमें दिख रहा था कि एक महिला तगाड़ी और फावड़ा और तसला जिसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वहाँ उसको तगारी कहते हैं, तगारी और फावड़ा लेकर एक आदमी के साथ जा रही थी। पति ने पहचाना कि हाँ ये बिल्कुल हमारी पत्नी है, लेकिन ये जिसके साथ जा रही है मैं उसे नहीं पहचानता। हो सकता है इसी ने उस दिन के लिए इसे किसी मजदूरी के काम के लिए इंगेज किया हो। बहरहाल पुलिस ने उसको बैक ट्रैक करना शुरू किया तो ये पता लगा कि एक दुकान जिसमें शटर लगा हुआ था, उसका शटर खोलकर उसी व्यक्ति ने जो साथ में जा रहा था महिला को वो तसला और फावड़ा दिलवाया था, तगारी और फावड़ा दिलवाया था। उसके बाद उसने शटर बंद कर दिया। पुलिस ने अपने बीट वाले कांस्टेबल्स को एक्टिवेट किया और वो दुकान, वो जिसको खोलकर उसमें फावड़ा और तगारी उस मृतक महिला को दिलाया गया था, उसके मालिक को ढूंढ निकाला सिपाहियों ने। उसका नाम सलाम था। सलाम को थाने पर बुलाया गया और उससे दिखवाया गया कि भाई ये जो फुटेज में तुम्हारी दुकान को खोलकर एक आदमी फावड़ा और तगारी एक महिला को दे रहा है, क्या आप इसको पहचानते हैं या किस हैसियत से इसने आपकी दुकान को खोलकर ये सामान इस महिला को दिया था। उन्होंने फौरन बताया सलाम ने कि इसका नाम मोहन सिंह उर्फ मोहनिया है। हम लोग उसको मोहनिया कहते हैं, लेकिन इसका नाम मोहन सिंह है। कहाँ रहता है ये पता नहीं। हमें भी लेबर चौराहे से कभी ये काम के लिए मैं इसको ले आया था। तब से कई महीनों से ये हमारे यहाँ होने वाले छोटे मोटे काम में हिस्सा लेता रहता है और हमें अगर किसी की ज़रूरत होती है और लेबर की तो इसी को कह देते हैं, यही लेबर चौराहे से ले आता है। उसके पास कोई मोबाइल नंबर भी नहीं है। फिर ढूंढा गया कि भाई ये महिला यहाँ तक पहुँची कैसे। तो खैर लेबर चौराहे के बहुत से मज़दूरों ने बताया कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ आते थे और कई मकानों में जैसे हस्बैंड को पहले ही काम मिल गया वो चला गया, लेकिन ये जब भी जाती थी तो बड़ी साइट्स पर लोग इसको, महिलाओं के काम का जो साइट्स हैं वहाँ पर, जैसे छोटे मोटे बिजली की फिटिंग की साइड में ज़्यादा
महिलाएं इस्तेमाल की जाती हैं, महिलाओं को बुलाया जाता है सामान इत्यादि देने के लिए। पुलिस ने जिस साइट पर लास्ट में वो काम उसने किया था उसका भी पता लगा लिया। जो लोग उस दिन गए थे लेबर चौराहे से, उन लोगों ने बताया कि ये फलां आदमी के साथ एक साइट पर काम करने गई थी और हम भी उस दिन उस साइट पर काम कर रहे थे। पुलिस ने उस निर्माणाधीन साइट की जांच पड़ताल की तो उसके पीछे वाले कमरे में एक देशी शराब का पौआ, टूटी हुई चूड़ियां और तार का बंडल मिला। तार का मिलान वो उस तार से किया गया जिसमें वो बोरी बंद बांधी गई थी, या पेट को जिस तार से सिला गया था वो बिल्कुल परफेक्टली मैच कर गया। पुलिस को फौरन विश्वास हो गया कि ये मोहन सिंह की ही कारस्तानी है, क्योंकि जो तार के मिलान के लिए आपको हम बता दें, बिजली के तारों की चोरी पहले 90 के दशक में बहुत बड़े पैमाने पर होती थी, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम और बीच में तांबे का तार हुआ करता था। कई कई किलोमीटर बिजली के तार काट दिए जाते थे, चोर उठा ले जाते थे, कबाड़ी के यहाँ बेच देते थे। तो बरामद जब होते थे तो कटिंग एंड्स का मिलान या कटिंग एंड्स को मैच कराने के लिए ये एंड्स भेजे जाते थे एफएसएल में। तो जिस औजार से वो काटे गए हैं, अगर पूरा तार था तो उसका ए हिस्सा और बी हिस्सा, उसको मैच करने पर यह पता लगता था कि हाँ ये इसी तार का हिस्सा है। एक हिस्सा जो वहीं रह गया मौके पर और दूसरा जो तार चोरों से बरामद होता है। इसी तरह इस महीन तार के दोनों कटिंग एजेस का जब मिलान किया गया तो सही एक ही तार निकला, यानी उसी तार से उसका पेट सिला हुआ और उसी तार से बोरी बंधी हुई, और वही तार निर्माणाधीन उस मकान के पीछे वाले हिस्से में जहां शराब का पौआ और बाकी चीज़ें मिली थीं वहीं पर वो तार भी मिले थे। तो तय हो गया कि जिस व्यक्ति ने इसको मारा है उसका नाम मोहनिया या मोहन सिंह है। लेकिन वहां पर बालों के टुकड़े भी मिले थे जो महिला के थे। बहरहाल लोकल जो फॉरेंसिक टीम होती है, प्राइमा फेसी डिटेल जांच के लिए तो वो एफएसएल भेजा जाता है, लेकिन हर जिले की अपनी फॉरेंसिक यूनिट होती है। उसने फौरी तौर पर यह देख के बता दिया कि मृतक महिला के बाल और इसके मौके पर मिले हुए बाल एक ही ह्यूमन बीइंग के हैं। मोहन सिंह को खैर बाद में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाले मुनींद्र सिंह उस समय सीआई थे। तारीख जो मैंने आपको बताई 24 मई 2019 का वाक़या था। तो 2019 में सीआई मुनींद्र सिंह ने ये बता दिया था कि मोहन सिंह ने इसकी हत्या की थी। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन हम उसका परमानेंट एड्रेस नहीं पता कर सके, क्योंकि कहीं भी रिकॉर्ड में किसी के पास भी वो रहता कहाँ है ये नहीं पता लगा। फिर मुनींद्र सिंह बताते हैं कि मैंने उसके साथ काम कर चुके, लंबे समय तक काम कर चुके एक और मजदूर को पकड़ा। उसे अपने साथ में रोज ले जाता था। किस किस साइट पर काम किया है, कहाँ से वो आता था, किधर जाता था, कहाँ पर ये मजदूर उसका इंतज़ार करता था, या मोहन सिंह कहाँ पे खड़ा होता था जहाँ पर वो इस मजदूर का इंतज़ार करता था। और उसे हर दिन की दिहाड़ी मुनींद्र सिंह बताते हैं कि मैं दिया करता था, ताकि उसको ऐसा न लगे कि हमारे साथ घूम रहा है, उसके काम का नुकसान हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब उससे बहुत ज़्यादा पता नहीं लगा तो अलग अलग पुलिस स्टेशंस में मोहन सिंह के रिकॉर्ड की तलाश की गई, और ये रिकॉर्ड उसे मुनींद्र सिंह ने कहा हमें रिकॉर्ड्स भी मिल गए। फिर हम जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, उसकी साइट पर भी जाकर एक पोर्टल में जो फरार अपराधी हैं उनके बारे में उनके बारे में डिटेल दी होती है, तो उस रिकॉर्ड में भी उसकी फोटो मिल गई। फिर जब फोटो भी मिल गई तो पहचानवाने में और आसानी हुई। वहाँ पर जो NCRB के रिकॉर्ड में जो पता दिया था, वहाँ पुलिस ने जब छापेमारी की तो पता लगा साहब वहाँ
बहुत पहले रहता था, और वहीं से पता लगा कि साहब ये सजा याफ्ता भी है आजीवन कारावास का। इससे ज़्यादा वहाँ कुछ पता नहीं लगा। बहरहाल मुनीम सिंह ने बड़ी मेहनत करके कुन्हाड़ी इलाके से मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में मोहन ने बताया कि वो महिला को काम के लिए लेकर आया था और शाम को काम खत्म होने के बाद उसे फिर उसने विज्ञान नगर चौराहे पर छोड़ दिया था। उसके बाद वो कहाँ गई ये मुझे पता नहीं है। पुलिस के पास तब तक बहुत ढेर से साक्ष्य मिल चुके थे और फिर पुलिस ने वही किया जो पुलिस को पहले करना चाहिए था, वही सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग वाद्य यंत्रों से। रेजिस्ट तो बहुत किया उसने, लेकिन फाइनली टूट गया। और उसने बताया कि उसे वो जब काम खत्म हो गया, उसी काम खत्म होने लगा, उसी बीच में उसे वो पीछे की तरफ ले गया। दो एक लोग जो और थे वो चले गए और उसके साथ उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। वो बार बार उसका प्रतिरोध करती रही। ज़्यादा प्रतिरोध करने पर उसने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद भी वो चुप नहीं हुआ। उसने चाकू से महिला का पेट चीरा और उसमें कपड़े भर दिए। कपड़े भरने के बाद उसका जब चीरा तो उसकी आंतें और मांस सब बाहर आ गया था, तो उसको उसी तार से, महीन वाले तार से उसका पूरा पेट सिल दिया ताकि वो बाहर की तरफ जो उसकी आंतें हैं और मांस का टुकड़ा है वो बाहर न दिखाई पड़े। उसके बाद उसे एक बोरी में डालकर, मौके पर चूंकि कंस्ट्रक्शन साइट थी, बहुत ढेर सारी बोरी के खाली बोरी उसे वहाँ मिल गई, उसमें भर के और उसे तार से अच्छी तरह बांध कर एक स्कूल की दीवार के पास फेंक दिया। पुलिस ने चाकू वहीं पास की मिट्टी के नीचे जहाँ उसने दबाया था वो चाकू बरामद कर लिया। उसके बाद उसने फिर ये बताया कि मारने के बाद और उसे सील करने से पहले उसके टॉप्स भी उसने उतार दिए थे और पास के शराब वाले शराब के ठेके के सेल्समैन को वो टॉप्स देकर शराब खरीदी थी। बातचीत में उसने ये बताया कि वो शराब पीने का आदी है और शराब के बगैर वो रह नहीं सकता है। हर दिन वो मेहनत सिर्फ शराब के पैसों के लिए करता है। शराब के पैसे और खाना, उसने कहा कि हम हमेशा जो पैसे बच जाते हैं, जितना पैसा बचता है उस हिसाब से बाजार से ही खाना खा लेता हूँ। धीरे धीरे क्रिमिनल हिस्ट्री पता की गई तो ये पता लगा कि 27 साल पहले उसने कोटा के सूरसागर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में माँ बेटी की हत्या की थी। उसने पहले माँ का रेप किया, उसकी हत्या करके प्राइवेट पार्ट्स के साथ बड़ी क्रूरता की। पास में सो रही उसकी बेटी को भी मार डाला। जब इसके सारे क्राइम खुले तो ये पता लगा कि एक तो पहले वो झूठ साच बोल के उनसे संबंध बनाता था, फिर अगर उसने मना किया इस तरह के संबंध बनाने से उन्हें मार देता था, और जितनी महिलाओं के साथ उसने ऐसा करने की कोशिश की और मारा, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ बहुत ही क्रूर बर्ताव करता था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में स्पष्ट हो गया। फिर उसने 2003 में निम्बाहेड़ा की एक महिला के साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी। इसी तरह पुलिस ने भी वहाँ चेज करके इसे पकड़ा, ट्रायल हुआ और उस मामले में इसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। आजीवन कारावास भुगतने के लिए इसे सांगानेर की ओपन जेल में रखा गया, जहां से वो फरार हो गया। पुलिस ने कोर्ट में मोहन सिंह के खिलाफ इस महिला जिसकी रेप करने की कोशिश के बाद हत्या करके पेट फाड़ के तार से सिल के बोरी में भर के बोरी को तार से बांधकर इस महिला के इस अपराध के लिए मोहन सिंह पर धारा 302, 201 और 392 का दोषी पाया। तब से ये मुकदमा चलता रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पकड़ा गया था और पकड़े जाने के बाद 19 की बात है, और
20 फरवरी 2023 को इसमें अंतिम बहस हो गई। 28 फरवरी 2023 को कोटा के पॉस्को कोर्ट नंबर 5 के जज कैलाश नाथ मिश्रा जी ने अपनी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज थे, तेजी से सुनवाई हो रही थी और इसी बीच उनका रिटायरमेंट भी था। बहरहाल उन्होंने 20 तारीख को सुनवाई पूरी कर दी और 28 को ही उन्हें रिटायर होना था, या 29-30 को रिटायर होना होगा। उससे पहले उन्होंने मोहन सिंह को फांसी की सज़ा दे दी। जस्टिस कैलाश सिंह जज साहब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट को लीड कर रहे थे, एडीजे होंगे या हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जज रहे हों, तो उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है कि यह कोई राह चलते रोड रेज में की गई हत्या नहीं है, बल्कि एक गरीब महिला को मजदूरी के बहाने निर्माणाधीन मकान में ले जाकर रेप की कोशिश का विरोध करने पर जघन्य तरीके से हत्या की गई है। और उन्होंने अपने फैसले में लिखा पढ़ी में लिखा है कि हत्या करने और उसके बाद पिशाचों की तरह लाश की दुर्गति करने वाला यह व्यक्ति है। पिशाचों की तरह, मैंने बताया कि इसकी जो 45 और 50 के आसपास इसकी FIR कुल इकट्ठा हो गई थी तब तक, तो उन सब में महिलाओं के साथ हैवानियत की गई थी, हत्या करने के बाद भी और हत्या करने से पहले भी। आगे लिखते हैं जज साहब कि कोर्ट को समाज में फैले हुए आक्रोश को भी देखना है। ऐसे जघन्य अपराधों में न्यायालय आंख पर पट्टी बांधकर नहीं बैठ सकता। असामाजिक तत्व और अपराधियों को सख्त संदेश देना भी कोर्ट का कर्तव्य है, ताकि महिलाओं के प्रति यौन अपराध करने वाले अपराधियों में कड़ा संदेश जाए। यह साफ हो गया कि न्यायालय, यह साफ हो जाए, उन्होंने ये लिखा कि आई एम मेकिंग इट क्लियर, ये साफ हो जाए कि न्यायालय इस तरह के अपराधों में शून्य सहनशीलता रखते हैं। लास्ट में वो लिखते हैं कि इस हत्या ने जनसाधारण की आत्मा को झकझोर दिया है। अभियुक्त द्वारा किया गया पैशाचिक कृत्य निश्चित रूप से रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आता है। इसलिए मोहन सिंह उर्फ महावीर पुत्र रामलाल उर्फ भैरू सिंह निवासी कोकड़ी को मृत्यु दंड दिया जाता है। फांसी पर उसे उस समय तक लटकाए रखा जाए जब तक कि उसके प्राण न निकल जाएं। अभी तक इस सजा के विरुद्ध कोई अपील हाई कोर्ट में नहीं हुई है। आज की घटना में रेप और मर्डर में आजीवन कारावास की सजा को भुगतने के लिए संगानेर ओपन जेल में इसको सजा भुगतने के लिए भेज दिया गया और वहां से ये भाग गया। एक तो कोई गाइडलाइन निश्चित होनी चाहिए। अभी जो गाइडलाइन है वो सजा से है कि जो आजीवन कारावास है। ओपन जेल होती है, दीवार नहीं होती है, खेती, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और जो सजा याफ्ता कैदी हैं, लंबी सजा वाले, उन्हें वहाँ रखा जाता है। वो खेती बाड़ी का काम करते हैं, दिन में उनको खेती बाड़ी करने के एवज में पैसा मिलता है। जो नियम है लेबर लॉ में, उस हिसाब से पूरा भुगतान किया जाता है ताकि पैसा इकट्ठा करके अपने परिजनों को दे सकें या अपने ऊपर खर्च कर सकें जो जेल की कैंटीन में सामान उपलब्ध रहता है। तो कम से कम अपराध को श्रेणीवार विभक्त करके ऐसे अपराधियों को ओपन जेल में रखना उचित नहीं लगता मुझे। जो भी श्रेणी इस समय बनाई गई हो कि आजीवन कारावास के सजा याफ्ता या अच्छी जिनका आचरण जेल में कई सालों तक अच्छा आचरण हो, उनको वहाँ रखा जाता हो कि कहीं ये मतलब इनके भागने की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन कम से कम ऐसे अपराधों में जिसमें बलात्कार के बाद हत्या की गई हो और सीरीज में इस तरह के अपराध हों, वहाँ रखा जाना संभवतः उचित नहीं था। जेल मैनुअल क्या कहता है, क्योंकि
हमारे यहाँ आसपास एक मेरी पहली पोस्टिंग में सोनभद्र में एक ओपन जेल थी। बाकी किसी पोस्टिंग में कभी मैंने ओपन जेल का नाम नहीं सुना और न ही उनके इनमेट से मेरी कभी बात हुई और ना ही कभी ऐसा मौका आया कि जेल की अधिकारियों से ये जानकारी की जाए कि किस तरह के अपराधियों को आप ओपन जेल में भेजते हैं। बहरहाल वो भाग गया। भागने के बाद वो फिर कोटा आ गया और फिर वही काम शुरू किया जिस काम के लिए उसे आजीवन कारावास हुई थी। देखिए, भागा वो सांगानेर थाने से, सांगानेर ओपन जेल से। सांगानेर ओपन जेल जिस थाने में भी होगी उस थाने में एफआईआर जरूर लिखी गई होगी। एफआईआर वो भी 224 आईपीसी में, जुडिशियल कस्टडी से या सरकारी कस्टडी से, चाहे भले ही वो जेल हो, वहाँ से भागने का अपराध 224 आईपीसी में कवर होता है। लेकिन पहले वाली आईपीसी में, यानी जो अभी चल रही है, जिसे बाद में चेंज होना है जुलाई में शायद, तो उसमें इस अपराध को बड़ा गंभीर अपराध नहीं माना था अंग्रेजों ने। जिस जमाने की वो आईपीसी है, कुल 3 साल की सजा इसमें उसका प्राविधान था। लेकिन भारतीय न्याय संहिता इसमें इसे 224 की बजाय धारा 260 में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। और ऐसे लोग जिन पर ये जिम्मेदारी थी कि वो जेल के भीतर रहे, भागने न पाए, या उस पर नज़र रखने की जिनकी जिम्मेदारी थी, उनके विरुद्ध बहुत ही कड़े प्राविधान दिए गए हैं, जिनमें आजीवन कारावास की भी सजा है। देखिए, सामान्य रूप से पुलिस की कस्टडी से अगर भागा होता, हवालात से भागा होता, थाने से भागा होता, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय ले जाते समय पुलिस कस्टडी से भागा होता, तो जरूर इस पर अब तक इनाम की घोषणा की गई होती। 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, जिस तरह का अपराधी रहा हो। लेकिन चूंकि जेल से भागा तो कोई इसमें कंसर्न था नहीं कि थाने के पुलिस वालों पर कोई विभागीय जांच हो रही हो तो इनाम डिक्लेयर करा दें, इसलिए ये पड़ा रहा। ताज्जुब की बात यह है कि इस पर जेल से फरार होने के बाद भी कोई इनामी रकम नहीं रखी गई थी। और ऐसे जेल से फरार अपराधी, पुलिस कस्टडी से फरार और जेल से फरार दोनों डिफरेंट हैं। जेल से फरार होने वाले अपराधियों की संख्या बहुत कम है। फिर उसके बाद कस्टडी से फरार होने वालों की आप सुनते रहते हैं। कभी ट्रेन से कूद कर भाग गए, कभी जो आपकी वैन होती है, प्रिजनर्स वैन, उससे कूद के भाग गए, कभी वहाँ से अदालत परिसर में कोर्ट में लाते ले जाते, जब उसको पुलिस वाले ले जाते हैं चकमा दे के भागने की घटनाएं भी आम हैं। बहरहाल, जुडिशियल कस्टडी से इस तरह से भागे हुए अपराधियों का एक अलग कॉलम होना चाहिए, एनसीआरबी में भी और एससीआरबी में भी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में, ताकि आप एक नाम फीड करके ये देख लें कि ये कहीं जुडिशियल कस्टडी से भागा हुआ अपराधी तो नहीं है। लेकिन मोहन सिंह के केस में ऐसा नहीं हुआ और इसीलिए कोटा की पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ी मोहन सिंह की डिटेल जानने में, और काफ़ी समय बाद वो ये पता लगा पाए कि ये सांगानेर की जेल से भागा था। तब फिर उसकी रिकॉर्ड में उसकी फ़ोटो और बाकी डिटेल्स मिली। बहरहाल, कानून से खेलने वाले, महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी बर्बरता करने वाले, अच्छा बर्बरता भी ऐसी कि शैतान की रूह भी कांप जाए, उसके लिए तो मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश आती है कि किसी दिन ये समाचार पढ़ने को मिले, किसी दिन ये सूचना मिले कि इस व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जा चुका है और इसकी फांसी पर लटकने के कारण मृत्यु हो गई है। इससे कम में इस मन को कोई संतोष नहीं होने वाला। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।